जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मीट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज ये दूसरा पार्ट हम लेके आए हैं। स्पेशल है बिहार ग्रेजुएट लेवल का जो एसएससी का एग्जाम है एवं आप किसी भी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके, जो हर रोज हम 10-10 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। आज ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं और आपको एग्जाम की तैयारी के एक कदम आगे की ओर ले जाएगा। तो दोस्तों चलिए, शुरुआत करने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर बिहार के किसी भी अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये जो गंडक परियोजना है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। पहले समझेंगे कि गंडक परियोजना क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, इन सारी चीज़ों को पहले समझना होगा, तब जाकर के आपको पता चलेगा किस राज्य में है। गंडक परियोजना की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत जो है 1961 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में इसकी शुरुआत होती है। और यदि गंडक नदी की हम बात करें तो गंडक नदी की जो कुल लंबाई है वह 814 किलोमीटर इसकी क्या है, कुल लंबाई है। ठीक है, इसका अगर उद्गम देखें तो इससे नेपाल से इसका उद्गम होता है। लेकिन अगर नेपाल में और जगह का नाम पूछ दे तो इस जगह का नाम है नुबुबाइन हिमल ग्लेशियर, हिमनद जो है उससे इसका उद्गम होता है। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आप नेपाल मार सकते हैं, नेपाल की ये नदी है और चूंकि ये नेपाल की नदी इसलिए सालों भर इसमें पानी रहती है। और गंडक नदी की अगर दूसरी बात करें तो इसका जो संगम है, ये इसका जो मिलाव होता है वह पटना के समीप गंगा नदी में होता है ना। पटना के समीप जो है ये गंगा नदी में इसका होता है, गंडक नदी का मिलाव होता है ना दोस्तों। कितना इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद हम अगर गंडक नदी की बात करें तो गंडक नदी की अगर हम बात करें तो गंडक नदी को मैदानी भाग में, यानी इसको जो मैदानी भाग जो होता है उस मैदानी भाग में इसे है ना नारायणी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, नारायणी नदी के नाम से जानी जाती है। और नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल में इसे शालिग्राम कहते हैं, शालिग्राम नदी कहा जाता है इसे नेपाल में। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस नदी में, नेपाल में इसकी नदी में छोटी छोटी पत्थरें पाई जाती है जिसको शालिग्राम कहते हैं, इसलिए इसका नाम जो है नेपाल में वह क्या है, शालिग्राम नदी है। ये चीज आपको याद रखना है, क्या क्या गंडक परियोजना की शुरुआत 1961 ईस्वी में होती है। ठीक है, और ये जो परियोजना है किस दो राज्यों को बेनिफिट होता है, तो सभी को पता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश ये दो राज्य ऐसे हैं जिनको सबसे ज्यादा बेनिफिट इस गंडक परियोजना से होती है। इसकी कुल लंबाई 814 किलोमीटर, गंडक नदी की 1961 में शुरुआत होता है, नेपाल के नुम्बी हिमल ग्लेशियर से ये निकलती है, संगम जो है पटना के समीप गंगा में हो जाती है, मैदानी भाग में इसको नारायणी के नाम से जाना जाता है और नेपाल में से हम शालिग्राम के नाम से कहते हैं। चलिए, कुछ और परियोजना है और वह किस नदी पर, हम उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा भाखड़ा नांगल परियोजना, जिस पर भाखड़ा सबसे बड़ा जो ऊंचा डैम है भाखड़ा डैम, ये इसी नदी पर बना हुआ है। तो ये है आपको सतलज नदी, है ना, सतलज नदी पे ये बना हुआ है भाखड़ा नांगल परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना की अगर हम बात करें तो ये महानदी पर है, महानदी पर हीराकुंड परियोजना है और इसी पर एक बांध है हीराकुंड बांध, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। अगर अगला हम क्वेश्चन की बात करें तो नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये है कृष्णा नदी में, तेलंगाना में है, कृष्णा नदी है ना तेलंगाना में है। अगर हम फरक्का परियोजना की बात करें तो हमारे भारत की सबसे लंबी नदी यानी कौन सी नदी है, गंगा, ये गंगा नदी पर है हमारा फरक्का परियोजना, है ना दोस्तों। तो ये हो गए आपके भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पे, है ना। हीराकुंड जो है वो महानदी पर, नागार्जुन सागर जो परियोजना है वो कृष्णा नदी पे और फरक्का परियोजना जो है वह गंगा नदी पर स्थित है। अगला हम देखें काकरापाड़ा परियोजना, है ना, काकरापाड़ा परियोजना जो है ये ताप्ती नदी पर है। ताप्ती नदी आपको पता होगा कि भारत की दो मात्र ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। कौन कौन, नर्मदा और ताप्ती, ये दो मात्र ऐसी नदी है जो अरब सागर में भी भारत की मिलती है, नर्मदा एवं ताप्ती नदी, ये चीज याद रखिएगा, पश्चिम की ओर बहती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये आपको पता होगा सतलज नदी पर है ना, सतलज नदी पर है। उकाई परियोजना जो है ये भी आपको ताप्ती नदी पर ही है,
उकाई परियोजना जो है ये किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। इडुक्की परियोजना जो है ये आपको पेरियार नदी पर है ना, पेरियार नदी यानी केरल में है, ये पेरियार नदी पर है इडुक्की परियोजना, है ना दोस्तों। तो चलिए कुछ और देखते हैं। टिहरी बांध परियोजना जो है ये भागीरथी नदी पर है, भागीरथी नदी पर है टिहरी बांध परियोजना। उसके बाद अगर हम बात करें बाणसागर परियोजना की, तो ये सोन नदी पर है। बाणसागर जो परियोजना है ये सोन नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना जो है ये चिनाब नदी पर है। ये सारे कुछ परियोजना हो गई जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए इन सारी चीजों को आपको याद करना होगा ताकि एक भी परियोजना जो है वह छूट ना पाए। तो चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता। आप जानते हैं सबसे पुरानी सभ्यता भारत की और सबसे विकसित सभ्यता जो है वह हड़प्पा सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की, है ना दोस्तों, तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ वह हड़प्पा सभ्यता जो है ये कहाँ विकास हुआ? इसका विकास कुछ भारत में भी मिलते हैं और आपको अधिकतर जो है हड़प्पा सभ्यता जो है वो पाकिस्तान के क्षेत्र में भी आपको मिलेंगे। अगर हम हड़प्पा काल की बात करें तो हड़प्पा काल जो काल था वो कितना था? 2400 बीसी से, है ना, 1700 बीसी तक हड़प्पा काल का जो काल माना जाता है ना, 2400 बीसी से 1700 बीसी तक, है ना। हड़प्पा की जो खोज है वह 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। 1921 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? दयाराम साहनी के द्वारा, है ना, दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी 1921 ईस्वी में, है ना। तो इसके हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख शहर है वो, अगर आपको हड़प्पा सभ्यता जो प्रमुख शहर है, एक मूवी भी है ऋतिक रोशन की और उसका नाम है मोहनजोदड़ो, है ना। मोहनजोदड़ो जो है ये हड़प्पा काल की सबसे विकसित शहरों में इन्हें गिना जाता था, ठीक है। और हड़प्पा मोहनजोदड़ो पूछेगा किस नदी के किनारे है, तो हम कहेंगे सिंधु नदी के किनारे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता जो किस नदी के तट पर, यानी हड़प्पा जो मुख्य रूप से था वह रावी नदी के तट पर था। हड़प्पा की बात करें स्पेशल तो वैसे तो ये सिंधु घाटी सभ्यता भी इसे कहते, क्योंकि ये सिंधु अधिकतर इसकी जो सभ्यता है वह सिंधु नदी के किनारे मिली है, इसलिए हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। लेकिन हड़प्पा मुख्य रूप से किस नदी किनारे है? रावी नदी के किनारे है। तो दोस्तों हड़प्पा शब्द बहुत सारे पॉइंट बातें हैं जो हम आपको आगे भी बताते रहेंगे, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट भी पॉइंट थे जिन्हें आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और अक्सर ये पूछे जाते हैं, है ना दोस्तों। अगर हम ब्रिक्स की बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, ब्रिक्स की बात करें इसमें दोस्तों बी से हो गया ब्राजील, है ना, ब्राजील हो गया। आर से हो गया रसिया, है ना, रसिया हो गया। आई से हो गया आपको इंडिया, यानी अपना भारत जो है। और सी से हो गया है चाइना, ये हो गया चाइना। और एस से आपको हो गया साउथ अफ्रीका, है ना। तो ये आपके टोटल 5 देश हैं। कौन है? ब्रिक्स में अफ्रीका। टोटल कितने देश हो गए? 5 देश हो गए, है ना। शुरुआत में जब इसका गठन हुआ था, इसकी गठन कब हुई थी? 2001 ईस्वी में। तो इसे कहा जाता था ब्रिक, यानी इसमें साउथ अफ्रीका जो था वह शामिल नहीं था। तो लेकिन 2010 में क्या हुआ कि इसमें आकर के साउथ अफ्रीका जो है वह सम्मिलित हो गया, यानी साउथ अफ्रीका जो है वो इसमें आकर के सम्मिलित हुआ। कब? अगर कब पूछेगा तो क्या लिखेंगे? 2010 में साउथ अफ्रीका जाकर के सम्मिलित हुआ ब्रिक्स में। अब देखिए ब्रिक्स बैंक का जो मुख्यालय है उसका मुख्यालय शंघाई चीन में स्थित है। मुख्यालय याद रखिएगा, शंघाई चीन में स्थित है। अगर हम बात करें ब्रिक्स की 2022 का जो सम्मेलन हुआ था, वर्चुअली हुआ था, ये कहाँ, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो ये इसका चाइना होस्ट किया था और ये वर्चुअली हुआ था, ये भी याद रखिएगा। चाइना इसको होस्ट किया था 23 जून 2022 ईस्वी को। इसका जो है क्या हुआ था? 2022 का सम्मेलन हुआ था जिसको चाइना ने होस्ट किया था। अगर हम ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष की बात करें, ब्रिक्स बैंक का जो अध्यक्ष है इसके अध्यक्ष कौन है? तो अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष है केवी कौथम, है ना, केवी कौथम, जो इसके क्या है? ब्रिक्स बैंक के अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। और इसके ब्रिक्स का जो बैंक का नाम है उस बैंक का नाम क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक,
इसी बैंक का याद नाम रखिएगा, क्या याद है, इसके बैंक का क्या नाम है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। चलिए कुछ और भी संगठन है उसके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं कि उसका मुख्यालय कहाँ है, उसकी स्थापना कब हुई। ILO, ILO का मतलब क्या हुआ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी मजदूर संगठन जो है, इसकी स्थापना जो होती है वह होती है 11 अप्रैल 1919 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, है ना, स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, आपको मुख्यालय जिनेवा में है ILO का। WTO, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ये विश्व पर्यटन संघ है। विश्व, इसको हम कहते हैं विश्व पर्यटन संगठन, है ना। दो है WTO, एक विश्व व्यापार संगठन है और ये आपका है विश्व पर्यटन संगठन, ठीक है। इसकी स्थापना जो होती है वो 1925 ईस्वी में, यानी 1925 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। इसका जो अगर हम मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय है मैड्रिड। मैड्रिड कहाँ है, स्पेन में, है ना। स्पेन की राजधानी भी क्या है, मैड्रिड है। तो ये स्पेन में है। विश्व पर्यटन संगठन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, IMF आपको पता होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, इसकी स्थापना जो है 27 दिसंबर, है ना, 1945 ईस्वी को हुआ था इसकी स्थापना। और इसका मुख्यालय की अगर हम बात करें, इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC, है ना, अमेरिका में है इसका मुख्यालय IMF का। और भी संगठन चलिए देख लेते हैं। अगला हमारा वर्ल्ड बैंक, है ना, WB। वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना होती है वह 1944 ईस्वी में, यानी 1944 ईस्वी में होती है। और इसका भी मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC में इसका क्या है, मुख्यालय है ना। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी इसकी स्थापना जो होती है 7 अप्रैल 1948 में, यानी 1948 ईस्वी में WHO, है ना, की स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा। कहाँ है, जिनेवा। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये WTO अलग है, ये विश्व व्यापार संगठन है, याद रखिएगा, वो टूरिज्म वाला था। विश्व व्यापार संगठन, ये हो गया विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। इसकी जो स्थापना होती है वो स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी, है ना, 1995 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। और इसका अगर हम मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय आपको कहाँ है, जिनेवा में, है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में। और विश्व टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है, मैड्रिड, यानी स्पेन में। तो ये चीज बहुत सारे इंपोर्टेंस थे जो आपको याद रखनी है, आगे भी आपको क्या देंगे, काम देंगे। चलिए दोस्तों, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है। भरतनाट्यम आप जानते होंगे, भरतनाट्यम जो है ये आपके तमिलनाडु का लोक नृत्य है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस कितने हैं, तो दोस्तों अभी हमने यहाँ बनाया हुआ है 8 टोटल क्लासिकल डांस हैं। ये देखिए आपके लिखे हुए, भरतनाट्यम हमने बता ही दिया, ये क्या है, तमिलनाडु का है, ये तमिलनाडु का है। और अगर सबसे पुराना नृत्य भी पूछेगा तो वो कौन है, भरतनाट्यम। ये याद रखेगा, सबसे पुराना नृत्य है ये, सबसे पुराना नृत्य कौन है, भरतनाट्यम। मणिपुरी की बात करें तो मणिपुर, इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत बच्चों को। मणिपुरी जो है ये भी क्लासिकल डांस है और ये मणिपुर का है ना, मणिपुर का है। मोहिनीअट्टम, अगर हम मोहिनीअट्टम की बात करें तो ये केरल का लोक नृत्य है ना, केरल का लोक नृत्य है। कथकली, कथकली भी आपको दोस्तों केरल का ही लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है ना, शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश का ये लोक नृत्य है। सत्रिया, सत्रिया डांस जो है ये असम का सबसे फेमस डांस है और ये क्लासिकल डांस भी है। कथक ये पूरे उत्तर भारत में इसे माना जाता है कि ये पूरे उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर भारत। ओडिसी, ये ओडिसी भी आप याद रखिएगा, ये ओडिशा का है लोक नृत्य। और ये टोटल आपके क्लासिकल डांस हो गए 8, कौन कौन, भरतनाट्यम, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कथकली, कुचिपुड़ी, सत्रिया डांस, कथक और ओडिसी। ये टोटल 8 हो गए, ये आपको याद रखना है। ये इस बार ग्रुप डी में भी पूछा गया था कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं।
अगला देखिए, अगले डांस की बात करें, बिहू। बिहू जो है ये असम का लोक नृत्य है। सरहुल ये आपको झारखंड का है, झारखंड का लोक नृत्य है। कुमायूं है ना, कुमायूं ये आपका उत्तराखंड का है ना, उत्तराखंड का है कुमायूं। और गढ़वाली भी याद रखिएगा, गढ़वाली भी जो है वो कहाँ का है, उत्तराखंड का। डफ, ये डफ जो है हिमाचल प्रदेश का है, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश का डफ है। यक्षगान जो है ये कर्नाटक का लोक नृत्य है ना। तो ये हो गया आपके लोक नृत्य जो आपको याद रखने हैं, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। असम की बात करें तो इसे असम में एक और याद रखिएगा, खेल गोपाल है ना। खेल गोपाल जो है ये भी यहाँ का लोक नृत्य है ना, क्लासिकल नहीं है लेकिन लोक नृत्य है। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का 5वां क्वेश्चन है, संतावना ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है। अगर हम ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें है ना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, याद रखिए किसी न किसी एग्जाम में पूछेगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये कब से दिया जाता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि इसकी जो स्थापना हुई थी, ये याद रखिएगा, इसकी जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, 1961 ईस्वी में। लेकिन पुरस्कार जो दिया जाता है, पुरस्कार जो प्रदान की जाती है वह कब से की जाती है, 1965 ईस्वी से, 1965 ईस्वी से। और सबसे पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो किनको मिला था, श्री शंकर कुरूप को है ना, श्री शंकर कुरूप को पहला क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था है ना। अगर आपसे पूछेगा महिला में सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, तो महिला अगर याद कीजिएगा तो आशापूर्णा देवी को मिला था 1976 ईस्वी में। ये महिला में सबसे पहला प्राप्त की थी, महिला में प्रथम थी ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त की थी है ना। शंकर कुरूप जो पहले व्यक्ति थे जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किए थे। तो अगर 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ये दिया गया है दामोदर मोजा को। और दामोदर मोजा जो है ये आपके कोंकणी भाषा के लेखक है, किसके भाषा के, कोंकणी भाषा के। और कोंकणी जो है वो गोवा की राजकीय भाषा है, ये दोनों चीज याद रखिएगा, गोवा की राजकीय भाषा है। अगर आपसे पूछेगा 56वां है ना, तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह नीलमणि फुकन को मिला है ना। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिलेगा, मिला है किनको, ज्ञानपीठ पुरस्कार 56वां जो मिला है नीलमणि फुकन जी को मिला है। और ये असमिया कवि है, मतलब असम के कवि है ना, असमिया कवि है ये। और ये आपके कोंकणी लेखक है, दामोदर मोजा जो है ये कोंकणी लेखक है। और नीलमणि फुकन जो है ये 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और असमिया कवि है, यानी असम भाषा में ये अपना लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, संसद के खर्च किनके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। यानी जो भी सांसद होते हैं उनका जो खर्च है वो उसके देखरेख कौन करता है। तो देखिए खर्च की जो भी देखरेख करेगा वो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक करेगा, इसी को हम शॉर्ट में कहते हैं कैग है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसी कैग कहते हैं, ठीक है। और ये एक मतलब कैग, हमारे संविधान में कैग की जो चर्चा है वह अनुच्छेद 148 में इसकी चर्चा की गई है, यह अनुच्छेद याद रखिएगा। और कैग के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं, किसके, कैग के। अगर हम बात करें वर्तमान में जो कैग के जो अध्यक्ष हैं, यानी 14वें जो कैग हैं वो कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, ये याद रखिएगा। 14वें कैग अध्यक्ष जो है वो कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है ना, गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है, ये 14वें कैग के अध्यक्ष हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू क्या है, हमारे देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। अगर आपसे पूछेगा कि कैग का जो अवधि होता है वो कितनी, या तो 6 वर्ष के लिए होता है या नहीं तो 65 वर्ष आयु तक है। अगर आप जिनकी उम्र मान लीजिए 62 वर्ष है तो वो सिर्फ 3 वर्ष ही कैग के अध्यक्ष रह सकते हैं। 65 वर्ष तक या तो 6 वर्ष आपकी कार्यकाल होगी या नहीं तो आप 65 वर्ष तक रह सकती हैं, है ना। ये आपके हो गए कैग के, इसका अनुच्छेद 148 याद रखिएगा, इसमें इसकी चर्चा है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, है ना। ये हमारे भारतीय इतिहास, आधुनिक इतिहास में अंग्रेजों की सबसे बड़ी एक कामयाबी कहिए, या भारत में शासन व्यवस्था को इन्होंने जो
अधिकार किया, इन्होंने जो अपना शासन व्यवस्था भारत में लाया वो इसी प्लासी युद्ध के बाद हुआ। और ये हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को, है ना। किसके किसके बीच हुआ था प्लासी का युद्ध, तो याद रखिएगा, है ना। सिराजुद्दौला उसमें बंगाल के नवाब थे, है ना। सिराजुद्दौला और अंग्रेज के उस समय सेनापति कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव, है ना। रॉबर्ट क्लाइव जो थे, है ना, ये सेनापति। तब क्यों हुआ, आखिर प्लासी का युद्ध क्यों हुआ, सिराजुद्दौला ने क्यों युद्ध किया, क्योंकि जो दस्तक जारी हुआ था, लगान फ्री का जो दस्तक जारी हुआ था, है ना, फर्रुखसियर के द्वारा जो जो फरमान जारी किया गया था, वो जो दस्तक था उसका ये लोग दुरुपयोग कर रहे थे, है ना। दस्तक का जो ये लोग क्या कर रहे थे, दुरुपयोग, यानी दस्तक का मतलब हुआ कर फ्री, यानी अंग्रेज को जो कर फ्री मिला था, है ना, बंगाल में, यानी बिना किसी कर के वो लोग व्यापार कर सकते थे, उसका ये लोग क्या करते थे, दुरुपयोग करते थे। इसके कारण सिराजुद्दौला इससे गुस्सा हो गए और इन्होंने इस पर आक्रमण किया और 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ। अब देखिए इसमें एक पॉइंट है, सिराजुद्दौला का सेनापति इस समय कौन था, इस समय था मीर जाफर। सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वो कौन था, मीर जाफर, जो इन्होंने क्या क्या गद्दारी कर लिया था। सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, ये गद्दारी करके रॉबर्ट क्लाइव से मिल गया। क्यों मिल गया, क्योंकि इससे सत्ता का लोभ हो गया, और जैसे सत्ता का लोभ है इसका फायदा रॉबर्ट क्लाइव ने उठाया और मीर जाफर को अपने में शामिल कर लिया। और इसके बाद, इस युद्ध के बाद सिराजुद्दौला मारे जाते हैं और इसके बाद मीर जाफर को क्या कहता है, बंगाल की गद्दी पर बैठाया जाता है। लेकिन मीर जाफर चाहता था कि वह स्वतंत्र शासक बने, वह अंग्रेज के अधीन ना हो, तो इसके लिए उन्होंने अंग्रेज का कई बार विरोध किया। तो अंग्रेज ने क्या किया, इसको हटा करके इसके दामाद जो थे, दामाद का क्या नाम था, मीर जाफर दामाद का नाम था मीर कासिम, इनको इन्होंने गद्दी सौंप दी बंगाल की। अब देखिए मीर कासिम को गद्दी सौंप तो दिया गया, लेकिन ये भी अंग्रेज की कठपुतली सरकार बन के नहीं रहना चाहते थे। ये चाहते थे कि एक स्वतंत्र बंगाल पे शासन अपना स्थापित करे। तो इसके लिए इन्होंने अंग्रेज का धीरे धीरे विरोध करना शुरू किया, और जब विरोध शुरू हुआ तो यही जाके 1764 ईस्वी में, कब, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। और इस बक्सर के युद्ध को, है ना, अंतिम, मतलब बंगाल में पूरी तरह से अंग्रेजी शासन व्यवस्था स्थापित करने का श्रेय बक्सर के युद्ध के बाद जाता है। बक्सर के युद्ध की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन शामिल थे, मुगल शासक उसमें कौन थे, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के साथ अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला, याद रखिएगा, सिराजुद्दौला नहीं, सुजाउद्दौला था उसमें अवध के नवाब। और ये मीर कासिम, ये तीनों एक साथ थे, और उधर अंग्रेज अकेले पड़ी हुई थी। फिर भी ये तीनों की तीनों सेना क्या हो गई, हार गई। और बक्सर के युद्ध के बाद पूरे बंगाल पर लगभग अंग्रेजी शासन व्यवस्था स्थापित हो गया। तो ये अंतिम, मतलब आधुनिक भारत में अंग्रेजों का जो शासन व्यवस्था अगर हम पढ़ेंगे तो ये अंतिम युद्ध था जिसमें बंगाल पर उन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया, बक्सर के युद्ध। और बंगाल उसमें सबसे समृद्ध राज्य हुआ करता था, इसलिए बंगाल एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, थल सेना दिवस हम कब मनाते हैं, है ना। थल सेना दिवस दोस्तों हम मनाते हैं 15 जनवरी को। 15 जनवरी क्या मनाते हैं, थल सेना दिवस, है ना। हर साल ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को आपको पता ही होगा दोस्तों, गांधी जी भारत आए थे 1915 ईस्वी में, है ना। तो उसी समय ये गांधी जी के आगमन पर ही ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को हमारा भाषा जो हिंदी है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है ना। कब, 10 जनवरी को। लेकिन अगर आपसे पूछेगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वह 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये दोनों चीज इंपोर्टेंट याद रखिएगा, 10 जनवरी और 14 सितंबर। 10 जनवरी क्या हो गया, विश्व हिंदी दिवस, 14 सितंबर हो गया आपको राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा, विवेकानंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस, ये 12 जनवरी आपको याद रखना है, राष्ट्रीय युवा दिवस। और भी कुछ दिवस है, चलिए उसको देख लेते हैं, है ना। शहीद दिवस कब मनाया जाता है, 30 जनवरी। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं क्योंकि गांधी जी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी, इनको गोली मारकर नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी थी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस,
है ना, ये मनाया जाता है जिस दिन हमारा भारत जो गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं शुल्क उत्पाद दिवस मनाया जाता है। भारतीय पर्यटन दिवस की अगर हम बात करें तो ये 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। लुई ब्रेल दिवस ये 4 जनवरी को मनाया जाता है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक जेट इंजन जो होता है वह किस सिद्धांत पे कार्य करता है, यानी जेट इंजन जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, रेखीय संवेग का जो संरक्षण का सिद्धांत है इस पर यह कार्य करता है। जेट इंजन का ये सिद्धांत जो है इसी पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया। पेंडुलम घड़ी का आविष्कार जो है वो हाइगेंस ने किया था। अगर हम गैलीलियो की बात करें तो गैलीलियो ने थर्मामीटर का आविष्कार किया था। ये याद रखिएगा, गैलीलियो ने थर्मामीटर का आविष्कार किया था। थॉमस अल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन, है ना, ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था, एडिसन ने। और साथ में बल्ब, ये बल्ब का भी इन्होंने आविष्कार किया था, थॉमस अल्वा एडिसन ने, है ना। अगर ये पेंडुलम घड़ी हो गया, अगर आपसे पूछेगा यांत्रिक घड़ी, यानी यांत्रिक घड़ी का आविष्कार किसने किया था, याद रखिएगा आइसिंग और प्लस में इनके साथ एक और व्यक्ति थे लियांग सेन, है ना, लियांग सेन, ये दोनों मिलकर के इन्होंने, है ना, यांत्रिक घड़ी का आविष्कार किया था। तो ये सारे आविष्कार हैं जो आपको याद रखने हैं आगे भी, और बहुत सारे एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पेंडुलम घड़ी का आविष्कार हाइगेंस ने किया था दोस्तों, ये याद रखिएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, है ना, कैसे क्वेश्चन थे, आपको क्या इसमें क्या सहायता मिल रही, ये सारी चीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और आप अपना रिप्लाई ज़रूर दें कि कैसा लगा, कैसा क्वेश्चन था, कि और क्या इसमें सुधार हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में डालनी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अगली फिर हम 10 क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।